बोस हाउस की चारदीवारी के भीतर उस दिन जो तूफान उठा, उसने रिश्तों की नींव को हिलाकर रख दिया। झनक और ऋषि के बीच हुआ एक तीखा झगड़ा धीरे धीरे पूरे परिवार के लिए प्रलय बन गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि शब्दों की यह जंग घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य जेठू के दिल पर इतना गहरा असर डालेगी कि उनकी सांसें ही उखड़ने लगेंगी। बोस हाउस में अचानक मचा कोहराम इस बात का गवाह बन गया कि जब दबे हुए जज्बात फूटते हैं तो सिर्फ दिल ही नहीं, पूरे घर टूट जाते हैं। ऋषि, जो एक जांबाज एसपी है और अब अदिति का पति बन चुका है, अपने अतीत से आज भी पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाया था। झनक, जो उसकी पूर्व पत्नी है और नूतन की बेटी भी, उसकी मौजूदगी मात्र से ही ऋषि के भीतर की पुरानी आग भड़क उठी। अनिरुद्ध और अर्शी अपनी बेटी अदिति की शादी को लेकर जिस दामाद पर गर्व कर रहे थे, वही दामाद आज सबके सामने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघता नजर आया। अदिति अपने वैवाहिक जीवन को बचाने की कोशिश में लगी थी, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसके पति का दिल अब भी झनक के आसपास ही भटक रहा है। झनक, जो हमेशा से ही इस घर में अशांति का कारण मानी जाती रही है, उस दिन फिर आरोपों के घेरे में आ गई। ऋषि और झनक के बीच शुरू हुई जुबानी जंग ने घर के माहौल को कुरुक्षेत्र में बदल दिया। अनिरुद्ध ने जब अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखे तो उसका पितृत्व तिलमिला उठा। उसने ऋषि को उसकी हदें याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन ऋषि उस वक्त न तो एक दामाद की भूमिका निभा पा रहा था और न ही एक पति की। उसकी नजरों में अदिति की मौजूदगी जैसे कोई मायने ही नहीं रखती थी। उसका पूरा ध्यान बस झनक पर टिका था। अर्शी, जो हमेशा से झनक और उसकी मां नूतन से नफरत करती आई थी, ने इस मौके को हथियार बना लिया। उसने झनक के चरित्र पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और बहस इतनी जहरीली हो गई कि शब्दों की मर्यादा टूटने लगी। इस सबके बीच जेठू, जो इस परिवार की एकता का आखिरी सहारा थे, असहाय खड़े होकर अपनी आंखों के सामने रिश्तों को बिखरते देख रहे थे। उनके लिए यह दृश्य किसी आघात से कम नहीं था। अनिरुद्ध और ऋषि के बीच बहस उस वक्त और तीखी हो गई जब अनिरुद्ध ने एक पिता के रूप में ऋषि को चेतावनी दी कि वह अदिति की जिंदगी बर्बाद करना बंद करे। इस पर ऋषि ने कुछ ऐसे कड़वे सच कह दिए जिन्होंने अनिरुद्ध के अपने अतीत के घावों को कुरेद दिया। चीख पुकार और तनाव के बीच अचानक जेठू के सीने में तेज दर्द उठा। उन्होंने दिल पर हाथ रखा और लड़खड़ाते हुए गिरने लगे। पूरे बोस हाउस में सन्नाटा छा गया। झनक ने सबसे पहले दौड़कर उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन अनिरुद्ध ने उसे झटके से पीछे धकेल दिया। उस पल अनिरुद्ध के दिल में बेटी का टूटता घर और जेठू को खोने का डर एक साथ उमड़ पड़ा। उसने बिना सोचे समझे जेठू की हालत का जिम्मेदार झनक को ठहरा दिया। ऋषि, जो कानून का रखवाला है, अपनी भावनाओं के जाल में फंसकर बुत बना खड़ा रहा। यह साफ दिखने लगा कि जेठू का यह हार्ट अटैक किसी बीमारी से ज्यादा इस घर में भरे अहंकार और नफरत का नतीजा था। अस्पताल ले जाते समय भी तनाव कम नहीं हुआ। एम्बुलेंस के भीतर मौजूद खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत दे रही थी। अनिरुद्ध की आंखों में झनक के लिए नफरत की आग इतनी तेज थी कि उसने खुलेआम कह दिया कि अगर जेठू को कुछ हुआ तो वह झनक को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लेगा। अदिति अपनी मां अर्शी की गोद में सिर रखकर रो रही थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार ऋषि को तलाश रही थी, जो अब भी झनक की सुरक्षा और अपने कर्तव्य के बीच उलझा हुआ था। अस्पताल के सफेद गलियारों में रिश्तों का कत्लेआम जारी रहा। डॉक्टरों ने जेठू की हालत नाजुक बताई तो अनिरुद्ध का धैर्य टूट गया। उसने झनक पर हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन इस बार ऋषि एक चट्टान बनकर उसके सामने खड़ा हो गया। यही वह पल था जब ससुर और दामाद का रिश्ता एक पेशेवर दुश्मनी में बदलता दिखा। अनिरुद्ध ने ऋषि पर आरोप लगाया कि वह अपनी वर्दी का इस्तेमाल एक अपराधी को बचाने के लिए कर रहा है। अर्शी ने मौके का फायदा उठाते हुए पुलिस में झनक के खिलाफ मानसिक उत्पीड़न और हत्या की कोशिश जैसी शिकायत दर्ज कराने की साजिश रच ली। अदिति, जो अब तक असमंजस में थी, पहली बार अपनी मां के साथ खड़ी नजर आई। उसने ऋषि से साफ शब्दों में कह दिया कि अगर झनक आज गिरफ्तार नहीं हुई तो वह उसका घर छोड़ देगी। ऋषि के लिए यह पल सबसे बड़ी विडंबना बन गया। जहां उसकी अपनी पत्नी एक बेगुनाह को सजा देने की मांग कर रही थी, झनक,
जो हमेशा तानों और आरोपों की आदी रही थी, जेठू की हालत देखकर खुद को अपराधी मानने लगी। उसे अपनी मां नूतन की याद आ रही थी और वह खुद से सवाल कर रही थी कि क्या उसका जन्म सिर्फ दूसरों की खुशियां छीनने के लिए हुआ है। दूसरी ओर ऋषि जानता था कि जेठू की इस हालत की असली वजह झनक नहीं, बल्कि उसके अपने दबे हुए जज्बात हैं, जिन्हें उसने सबके सामने उगल दिया था। आईसीयू के बाहर जलती लाल बत्ती मानो चेतावनी दे रही थी कि बोस हाउस में अब सत्ता और रिश्तों दोनों का परिवर्तन तय है। अनिरुद्ध का गुस्सा उसे अंधा बना चुका था और अर्शी के आंसू उसे और भड़का रहे थे। अदिति अपने टूटते सपनों और बिखरती शादी के बीच फंसी हुई थी, जबकि ऋषि की वर्दी आज उसके लिए सम्मान से ज्यादा बोझ बन चुकी थी। जेठू की उखड़ती सांसों के साथ झनक की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। अस्पताल के उस लंबे और ठंडे गलियारे में माहौल अब पूरी तरह विस्फोटक हो चुका था। अनिरुद्ध ने गुस्से से कांपती आवाज में ऋषि को खुली चुनौती दे दी कि अगर उसके भीतर जरा सी भी इंसानियत बाकी है तो वह तुरंत पुलिस फोर्स बुलाए और झनक को कस्टडी में ले ले। लेकिन ऋषि की अंतरात्मा यह सच्चाई जानती थी कि जेठू की इस हालत के लिए झनक नहीं, बल्कि वही खुद जिम्मेदार है। उसी के दबे हुए जज्बात, उसी की जुबान से निकले पुराने जख्मों ने इस घर में कलह की आग लगाई थी। तनाव इस कदर बढ़ चुका था कि अस्पताल के गार्ड्स को हालात संभालने के लिए बीच में आना पड़ा। झनक की खामोशी उस वक्त किसी आने वाले तूफान की तरह महसूस हो रही थी, मानो वह बहुत कुछ कह रही हो, लेकिन शब्दों से परे। नूतन की बेटी होने के नाते झनक ने जिंदगी भर तिरस्कार झेला था। आज वही तिरस्कार उसके लिए ढाल बन चुका था। उसने पहली बार अनिरुद्ध की आंखों में आंखें डालकर बेहद शांत लेकिन मजबूत लहजे में कहा कि वह यहाँ से कहीं नहीं जाएगी जब तक जेठू को होश नहीं आ जाता, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। उसकी इस दृढ़ता को अर्शी ने ढिठाई करार दिया और अनिरुद्ध को उकसाने लगी कि अब कानूनी रास्ता अपनाने का वक्त आ गया है। इसी उथल पुथल के बीच एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बाहर आकर जैसे ही कहा कि जेठू के बचने की उम्मीद बेहद कम है, पूरे बोस परिवार पर मानो बिजली गिर गई। अनिरुद्ध घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और अर्शी ने उसे संभालते हुए सारा दोष झनक और ऋषि के सिर मढ़ दिया। अब यह सिर्फ पारिवारिक विवाद नहीं रहा था, बल्कि एक एसपी की साख और ईमानदारी का सवाल बन चुका था। जब अनिरुद्ध ने अपनी बेटी अदिति के भविष्य का हवाला देकर ऋषि को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, तो ऋषि ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। उसने अपनी वर्दी की टोपी उतारकर एक तरफ रख दी। यह उसका विद्रोह था। उसने साफ कहा कि वह एसपी होने से पहले एक इंसान है और किसी निर्दोष को सिर्फ इसलिए सजा नहीं देगा क्योंकि उसका ससुर ऐसा चाहता है। यह फैसला अदिति के दिल में जहर घोलने के लिए काफी था। उसे लगा कि ऋषि ने सरेआम उसका अपमान किया और झनक को उससे ऊपर रख दिया। अस्पताल की दीवारों के बीच मौत का यह ड्रामा अब भावनात्मक और कानूनी युद्ध में बदल चुका था। अनिरुद्ध का प्रतिशोध चरम पर पहुंच गया। उसने तुरंत अपने वकील को फोन किया और झनक के साथ साथ ऋषि के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराने की तैयारी शुरू कर दी। अब उसे न तो रिश्तों की परवाह थी और न ही इस बात की कि उसकी बेटी का घर उजड़ रहा है। उसे बस झनक को बर्बाद देखना था। झनक, जो जेठू के लिए मन ही मन दुआ कर रही थी, इस बात से अनजान थी कि उसके खिलाफ कितनी गहरी साजिश रची जा चुकी है। अर्शी और अदिति ने तय कर लिया था कि वे झनक को इतना अपमानित करेंगी कि वह खुद ही टूट जाए। आईसीयू वार्ड अब एक ऐसा मंच बन चुका था जहां हर किरदार अपने भीतर के राक्षस को बाहर निकाल रहा था। अनिरुद्ध ने अपने रसूख का इस्तेमाल शुरू कर दिया और शहर के पुलिस कमिश्नर को फोन लगा दिया। उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसका दामाद एक एसपी होते हुए भी उसकी बेटी के बजाय झनक का साथ दे रहा है। अर्शी ने अदिति को अलग ले जाकर उसके कान भरने शुरू कर दिए कि अगर आज उसने ऋषि को नहीं झुकाया तो उसे पूरी जिंदगी झनक की परछाई में जीना पड़ेगा। जब अनिरुद्ध ने कमिश्नर के दबाव की बात ऋषि से की, तो ऋषि ने अपनी नेमप्लेट की ओर देखा और फिर अनिरुद्ध की आंखों में झांका। इस बार उसका दिल डर से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान से धड़क रहा था। उसने साफ कह दिया कि चाहे उसकी नौकरी चली जाए या उसे जेल हो जाए, वह कानून का गला घोंटकर किसी बेगुनाह को सजा नहीं देगा।
इस जवाब से अनिरुद्ध का अहंकार और ज्यादा आहत हो गया। उसी पल अदिति ने एक ऐसा नाटक रचा जिसने पूरे माहौल को झकझोर दिया। वह ऋषि के पैरों के पास बैठकर गिड़गिड़ाने लगी ताकि वहां मौजूद लोग और मीडिया ऋषि को एक क्रूर पति और झनक को घर तोड़ने वाली औरत समझें। यह सब अर्शी की पुरानी नफरत का नतीजा था जो वह नूतन से नहीं निकाल पाई और अब झनक पर उतार रही थी। अनिरुद्ध ने वकील से ऐसे कागजों पर हस्ताक्षर करवाने शुरू कर दिए जिनसे झनक का अस्पताल में प्रवेश तक वर्जित हो जाता। झनक ने जब देखा कि उसकी वजह से ऋषि का करियर और अदिति का वैवाहिक जीवन बिखरने की कगार पर है, तो उसने खुद को मिटाने का फैसला कर लिया। उसने अनिरुद्ध के सामने हाथ जोड़कर विनती की कि वह उसे जो चाहे सजा दे दे, लेकिन ऋषि को इस दलदल में न घसीटे। अनिरुद्ध ने उसकी इस बेपसी का फायदा उठाते हुए उसे अपने पैर छूने पर मजबूर करना चाहा। उसी वक्त ऋषि ने झनक को थाम लिया। यह दृश्य अनिरुद्ध और अर्शी के लिए आग में घी डालने जैसा था। अनिरुद्ध ने चेतावनी दी कि उसने ऋषि के खिलाफ अनुशासनहीनता की रिपोर्ट दर्ज करा दी है। इसी बीच आईसीयू से खबर आई कि जेठू को बचाने का आखिरी रास्ता एक जोखिम भरा ऑपरेशन है, जिसके लिए परिवार के किसी सदस्य का खून मैच होना जरूरी है। अनिरुद्ध, अर्शी और अदिति किसी का भी ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा था। तभी पता चला कि सिर्फ झनक का ब्लड ग्रुप जेठू से पूरी तरह मेल खाता है। अनिरुद्ध और अर्शी के सामने नई कशमकश खड़ी हो गई। उन्हें जेठू की जान चाहिए थी, लेकिन झनक का एहसान नहीं। अर्शी ने इसे भी साजिश बताना शुरू कर दिया और अदिति ने झनक को स्वार्थी करार दिया। ऋषि ने तब अपनी वर्दी की ताकत दिखाते हुए साफ कहा कि अगर किसी ने झनक को खून देने से रोका तो वह सरकारी काम में बाधा और हत्या की कोशिश के आरोप में अनिरुद्ध को गिरफ्तार कर लेगा। आखिरकार झनक का खून जेठू की रगों में दौड़ा। ऑपरेशन थिएटर के बाहर सन्नाटा पसरा रहा। ट्रांसफ्यूजन के बाद झनक की हालत खुद बिगड़ गई, लेकिन अनिरुद्ध और अर्शी के दिल में उसके लिए कोई दया नहीं जागी। तभी आईसीयू का दरवाजा खुला और जेठू ने हल्की हरकत की। डॉक्टरों ने इसे चमत्कार कहा। जैसे ही जेठू ने होश में आकर झनक का नाम लिया, अनिरुद्ध का चेहरा स्याह पड़ गया। इसके बाद जो सच सामने आया उसने सबको हिला दिया। जेठू ने बताया कि उनके हार्ट अटैक की वजह झनक नहीं, बल्कि अनिरुद्ध और अर्शी की वह बातचीत थी जिसमें वे झनक को जहर देने की योजना बना रहे थे। यह सुनते ही ऋषि ने बिना देरी किए अपने ही ससुर और अर्शी को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। अदिति अपने माता पिता को हथकड़ी में देखकर टूट गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। झनक ने अनजाने में ही उस घर के सबसे बड़े राक्षसों का अंत कर दिया था। जब उसे होश आया तो जेठू का हाथ उसके सिर पर था और ऋषि अपनी वर्दी उतारकर एक इंसान की तरह उसके सामने माफी मांग रहा था। नफरत की बुनियाद पर खड़ा बोस हाउस का साम्राज्य ढह चुका था और झनक ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह नूतन की बेटी है, जो टूटना जानती है लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं करती।